ऐसा क्यों प्रांशु कि आप एसएससी की तैयारी कर रहे थे, फिर आपने एसएससी को ड्रॉप करके बैंकिंग की प्रिपरेशन स्टार्ट करी? सर मेरे को थोड़ा जीएस से भागता हूँ मैं थोड़ा, मतलब हिस्ट्री और उन सब सब्जेक्ट से। मॉक टेस्ट कितना इंपॉर्टेंट है? सब कहते हैं कि स्टार्टिंग से मॉक टेस्ट दो। मैं ये स्ट्रेटेजी मैं पर्सनली नहीं फील करता हूँ ऐसा। जब कोर्स हो जाए उसके बाद मॉक टेस्ट दो। जो ये सवाल है प्रांशु की पढ़ने का मन नहीं करता, इसको आप कैसे एलिब्रेट करेंगे? सर, जब मेरा पढ़ने का मन नहीं करता था, मैं पुराने बच्चों के इंटरव्यूज देखता था जो सिलेक्टेड हैं ऑलरेडी। ये समझ के चलो कि ये आपको एक काम है कि आपको करना ही करना है पढ़ाई। इसको बोझ की तरह मत करना पर कभी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। 2024 के आईबीपीएस के रिजल्ट आ गए हैं, चाहे वो आईबीपीएस पीओ हो, क्लर्क हो और एसओ हो। और हमने देखे कि इस साल बहुत सारे सिलेक्शंस हुए हैं, मतलब वो सारे स्टूडेंट जिन्होंने मेहनत करी है, हार्डवर्क किया है, बेस्ट एफर्ट किया है, उन सभी के रिजल्ट हमें 2024 में देखने को मिले हैं। और आज हमारे साथ एक ऐसे कैंडिडेट हैं जो ऑलरेडी ऑलरेडी कहीं सिलेक्टेड हैं और उन्होंने आईबीपीएस का एग्जाम भी यहाँ पे क्वालिफाई किया है। सो आज हमारे साथ प्रांशु है। हाय प्रांशु, हाउ आर यू? हेलो सर, आई एम फाइन, हाउज यू। या आई एम गुड यार। प्रांशु, सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि आप प्रॉपर कहाँ से हैं, आपने कौन सी डिग्री करी है और कौन कौन सा एग्जाम आपका क्वालिफाई हुआ है? सर बेसिकली आई एम फ्रॉम बरेली, और मैंने बीएससी करी है मैथ्स विद स्टैटिस्टिक्स से, बरेली कॉलेज से ही। और लास्ट ईयर मैं कुछ पॉइंट से रहा था कई एग्जाम्स में, मतलब टच होके वापस आना होता है, वो करा है मैंने लास्ट टाइम। तो बेसिकली लास्ट ईयर मैंने जो गलतियां करी थी, मैंने सोचा था इस साल रिपीट नहीं करूंगा, जो वो मैंने उस पर काम करा। इस साल मैंने एलआईसी का दिया था, डबल ईओ का, उसमें मेंस तक पहुंचा था। एलआईसी एडीओ दिया था, जो कि मेरा इंटरव्यू क्लियर हुआ है, और रिसेंटली वहीं पे वर्क कर रहा हूँ एज अ ट्रेनिंग। आफ्टर दैट पीडीओ भी मेरा लगेगा। और आईबीपीएस क्लर्क मेंस में आउट हुआ था मैं इस बार। नहीं, आईबीपीएस क्लर्क मेंस मेरा हुआ है। मेरे को पंजाब एंड सिंध बैंक मिली है इस बार। तो मुझे कंफर्म करिएगा कि आप ऑलरेडी एलआईसी एडीओ में पोस्टेड हैं और अभी आपने आईबीपीएस का जो 1 तारीख का रिजल्ट आया है उसमें आपने आईबीपीएस क्लर्क क्वालिफाई किया है जी जी और जी। आप पंजाब एंड सिंध बैंक में पोस्टेड हैं। जी। ठीक है। तो हम ये बताना चाहेंगे कि प्रांशु का जो 2024 में आईबीपीएस के रिजल्ट आए हैं उसमें क्लरिकल में प्रांशु का सिलेक्शन हुआ है और ये पंजाब एंड सिंध बैंक इनको अलॉट हुई है। जी प्रांशु, सर। कितना टाइम लगा जब आपने स्टडी स्टार्ट किया, प्रिपरेशन स्टार्ट किया और एडीयू के सिलेक्शन तक या आईबीपीएस क्लर्क के सिलेक्शन तक ओवरऑल ड्यूरेशन कितना लगा आपको? बेसिकली मैं 24 साल का हूँ, और मेरी 22 में ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई थी। तो मैंने पहले एसएससी की तैयारी करी थी। एसएससी में मैं पहुंचा था कुछ ईयर तक, फिर मैंने थोड़ा स्विच कर लिया था बैंक की तरफ। अगर एसएससी काउंट करता हूँ तो मैंने बीएससी के एंड में स्टार्ट कर दिया था, तो वो 2.5 ईयर्स होता। अपार्ट फ्रॉम एसएससी, मैंने टोटल 1.5 ईयर दिया था बैंकिंग को। ठीक है। तो ऐसा क्यों प्रांशु कि आप एसएससी की तैयारी कर रहे थे, फिर आपने एसएससी को ड्रॉप करके बैंकिंग की प्रिपरेशन स्टार्ट करी? सर मेरे को थोड़ा जीएस से भागता हूँ मैं थोड़ा, मतलब हिस्ट्री और उन सब सब्जेक्ट से। मेरे को इंटरेस्टिंग टॉपिक्स लगते हैं, जैसे रीजनिंग हो गई, क्वांट्स में इंटरेस्ट है, इंग्लिश में इंटरेस्ट है। मेरे को ज्योग्राफी नहीं अच्छी लगती है, हिस्ट्री नहीं अच्छी लगती, अच्छी नहीं लगती, मतलब काइंड ऑफ इंटरेस्ट मेरे को नहीं आता उसमें। मेरे को बैंकिंग का जब पैटर्न देखा, मेरे को ये इंटरेस्टिंग लगा, तो आई ट्राइड। मेरा इसमें हुआ इस बार। तो कितना आप रेफरेंस मानते हैं, जो कि आपने एसएससी के भी सिलेबस को थरली जो है वो पढ़ा हुआ है, बैंकिंग के सिलेबस को भी आपने थरली पढ़ा है, कितना डिफरेंस है दोनों में? और क्या आप ये मानते हैं कि हाँ, बैंकिंग के सिलेबस को अगर अनुशासन के साथ पढ़ा जाए तो शायद हम इसमें कम समय में मेहनत करके सक्सेस हासिल कर सकते हैं? सर जो एसएससी का कोर्स है, बेसिकली वो आपको, मुंह पे बोलता हूँ, रट्टाफिकेशन थोड़ा जीएस का होता है, उसमें रट्टा मारना होता है जीएस का एक्चुअली। सीए वगैरह तो चलो बैंकिंग और इसमें भी आता है, इसमें जो होता है बैंकिंग का करंट अफेयर्स ज्यादा आता है, उसमें करंट अफेयर्स वो रहता है। मेन गेम जो होता है एसएससी में, वो करती है जीएस प्ले और क्वांट्स प्ले। रीजनिंग हर कोई कर लेता है, इंग्लिश हर कोई कर लेता है वहां पे। रीजनिंग एसएससी की और बैंक की, एसएससी की यहाँ है तो बैंक की यहाँ है। फैक्ट ये है। चलिए क्वांट्स तो एसएससी की थोड़ी सेम लेवल पे रहती है।
चलिए, आपने कहा कि आप बैंकिंग में स्विच किए क्योंकि आपको सिलेबस वाइज थोड़ा सा जो जीके जीएस था उस पे आपका थोड़ा सा इंटरेस्ट नहीं था। जब आपने जी बैंकिंग स्टार्ट किया प्रांशु की, तो चार सब्जेक्ट आपके सामने दिखे, आपको मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जीए मिला। आपका एक कोई ना कोई डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट भी रहा होगा, और कुछ सब्जेक्ट ऐसे भी रहे होंगे जो आपके वीक रहे होंगे। आपने वीक सब्जेक्ट में कैसे काम किया प्रांशु, और कैसे उसमें अपनी कमांड बना के उसे भी आपने स्ट्रॉन्ग बनाया? सर, टेलिंग यू फ्रेंकली, मेरा सबसे वीक सब्जेक्ट रीजनिंग था। रीजनिंग मेरा ऐसा था कि जब मैंने स्टार्टिंग करी थी तो पजल वगैरह करता था, मेरे को लगता था मेरे से होगा नहीं। फिर धीरे धीरे जब करा, कोशिश करी तो पजल्स बनने लगी। फिर मेरे को एक दिन आपका यूट्यूब पे दिखता है अर्पित सर का, तो मैंने आपको फॉलो करा। पहले तो मेरे को लगा सर यार इतना बोलते, मैं तो सच बोलता हूँ, सच इतना बोलते कैसे पढ़ाएंगे। फिर मैंने आपके 5-6 लेक्चर देखे, मेरे को इंटरेस्ट जागा सर आज। फिर मैंने जब पजल बनाता था, आप एक तो वो चलाते थे टॉप 10 टॉप 15 टाइमर लगाते थे, तो उनसे मेरी बहुत हेल्प हुई थी। मेरे को लगता था कि मैं क्यों नहीं आता हूँ इसमें, कभी मैं आके क्यों नहीं पाता हूँ, पर मैं खुद को देखता था कि मैं कर रहा हूँ। तो रीजनिंग तो मेरी वीक थी, मेरी क्वांट्स थोड़ी सही है स्टार्टिंग से, इंग्लिश भी सही है। रीजनिंग पे फोकस करा था मैंने ओवरऑल। क्या क्या प्रांशु, आप ये मानते हैं कि जो टॉप 10 को जो हमने इनिशिएट किया था उस सेशन में, वो आपकी स्पीड को पाने में, आपके कॉन्सेप्ट्स को थरली ग्रो करने में काफी मदद किया? 100% सर, 100%। उससे मेरे को बहुत हेल्प मिला था। एक कंपटीशन आता है, भले ही ये लगता है कि आप टॉप 10 में नहीं हो, पर ये लगता है कि आप कर सकते हो, ये रहता है एक। और अगर मैं रिकॉर्डेड नहीं देखता था, मतलब लाइव नहीं देखता था, रिकॉर्डेड देखता था, तब भी मैं ये देखता था कि मैं कहाँ पे हूँ टाइमर लगा करके। ऐसा करता था मैं। हाँ, क्योंकि उसमें आप देख पाते हैं कि भले आप उसको शायद सॉल्व नहीं कर रहे हैं, लेकिन कोई ऐसा स्टूडेंट है जो शायद उसी पजल को 40 सेकंड में कर रहा है। हाँ कोई सही बात। तो भले आप उस पजल को 3 मिनट में करें, लेकिन आपके माइंड में ये है कि कोई स्टूडेंट इंडिया में जरूर बैठा है जो, मैं भले उसमें 180 सेकंड लगा रहा हूँ, लेकिन कोई स्टूडेंट है जो 40 सेकंड में भी करके बैठ जाता है। तो वो एक माइंड सेट हमारा डेवलप हो जाता है कि नहीं यार, एट द एंड हमें स्पीड में तो काम करना ही है। राइट, जी ठीक जी है। बिल्कुल। प्रांशु, जीए एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे हमें नहीं समझ में आता कि ओवरऑल हम कितना पढ़ें। कोई हमें कहता है 6 महीने पढ़ लो, कोई कहता है 8 महीने पढ़ लो, कोई कहता है 1 साल का करंट अफेयर पढ़ लो। तो आपकी जीए की स्ट्रेटेजी क्या थी, और वो बच्चे जो जीए में परेशान होते हैं प्रांशु, उनको आप क्या मैसेज देंगे? तो मेरी स्ट्रेटेजी थोड़ी अलग थी। मैंने जनवरी से स्टार्ट करा था, और मेरे पे दिसंबर तक की गट्ठर पड़ा हुआ है करंट अफेयर्स जो मैंने हाथ से लिखे हैं। मेरे पे हर दिन का करंट अफेयर्स है। मैंने कोई भी करंट अफेयर्स एक भी दिन का स्किप नहीं करा था। अगर मेरा स्किप भी हो जाता था तो मैं उसको लिखता था। लिख के मुझे वो इजीली याद होती थी चीजें। रिवाइज भी करता था मैं उसको। तो करंट अफेयर्स बेसिकली मैंने जनवरी से करा था, पर इतना नहीं, अप्रैल से स्टार्ट कर देना चाहिए था। अप्रैल से स्टार्ट करना ही चाहिए, और डेली करना चाहिए। आपको 1 घंटा करंट अफेयर्स को देना ही पड़ेगा। वो आप वो पीडीएफ से पढ़ना मेरे को थोड़ा, बाद में जैसे कहते हैं कि मेंस आ गया पीडीएफ से पूरा रट्टा मार लो, नहीं हो पाता उससे। मेरे को मतलब पर्सनली वो फील हुआ था। आप कितने महीने सजेस्ट करेंगे एक स्टूडेंट्स को कि एटलीस्ट कितने मंथ की करंट अफेयर हमारी क्लियर होनी चाहिए? तब मिनिमम 6 मंथ्स। 6 मंथ्स की आप अच्छे से जरूर। क्योंकि जो इस बार एग्जाम्स आए थे उसमें आया था, काफी प्रीवियस के क्वेश्चंस आए हैं इस बार भी, देखा था मैंने। तो एटलीस्ट 6 महीने की करंट अफेयर जो है वो प्रॉपर क्लियर होनी चाहिए। आराम से। ठीक है। प्रांशु, बहुत सारे और बच्चों सर को। एक चीज और है, हाँ, करंट जी। अफेयर से पहले बैंकिंग अवेयरनेस की नॉलेज जरूर ले लें। यानी जो बैंकिंग के बेसिक जो टर्म्स होते हैं, बैंकिंग हाँ वो टर्मिनोलॉजी, पहले ले लो। वो आपको आनी चाहिए। ठीक है, ठीक है। नहीं, आई होप कि ये स्टूडेंट जो बातें सुन रहे होंगे डेफिनेटली इसको फॉलो करेंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। है ना, आपकी स्टडी को थोड़ा सा गति मिल जाती है जब ऑलरेडी जी एक सेलेक्टेड, मतलब सेलेक्टेड स्टूडेंट हमें वो चीज गाइड करते हैं, तो हमारे लिए बहुत हेल्प हो जाती है। प्रांशु, बहुत सारे बच्चों को मैथ्स में प्रॉब्लम होती है, मतलब मैथ्स वो बिगनर लेवल से शायद उन्हें नहीं समझ में आता कि यार कैसे पढ़ना है, मैथ्स बहुत टफ है, मैथ्स का फियर है। बैंकिंग एग्जाम्स की मैं तैयारी कर रहा हूँ, लेकिन मैंने कॉमर्स इसीलिए ले लिया था क्योंकि मुझे मैथ्स नहीं आती है। मैंने बीए इसीलिए कर लिया था कि मुझे मैथ्स नहीं आती है, लेकिन यहाँ मुझे मैथ्स पढ़ना पड़ेगा। की स्ट्रेटेजी बिल्कुल बेसिक से क्या थी प्रांशु, और वो बच्चे जो मैथ्स में परेशान होते हैं उनको आप क्या मैसेज करेंगे? सबसे पहले स्पीड मैथ्स जो होती है उस पर फोकस करना बहुत जरूरी है। स्पीड मैथ्स क्लर्क के लिए कह रहा हूँ।
पीओ के लिए थोड़ी अलग रहती, दोनों की स्ट्रेटेजी मेरे को अलग लगती है। क्लर्क में स्पीड मैथ्स और ये डीआई वगैरह अगर आपकी अच्छी है तो आप स्कोर कर ले जाओगे। अर्थमेटिक के कुछ चैप्टर अगर आप स्किप भी करते हो, कुछ, सब नहीं, जो आपको लगता है वीक है तो वो चल सकता है काम उसमें। ऐसा नहीं है कि पूरा एक मछली तैर रही है, उसे पूरे समुद्र में ही तैरना है। वो कभी नहीं तैर पाएगी उस समुद्र में पूरा, थोड़ा ही एरिया कवर करती है वो। तो सर जितना एरिया कवर आपको लगता है कर सकते हो, आपका निकल जाएगा एग्जाम। कोई फिलोसफी नहीं करनी है हम लोग को यहाँ फील्ड में, बैंक में आकर के। तो जितना सफिशिएंट आपको लगता है कि आप निकाल लोगे एग्जाम्स, मॉक दे के देखो। जैसे आपने चैप्टर छोड़ दिया, मेरे को ये नहीं आता है, उस मॉक में अगर वो चैप्टर से नहीं आता है, छोड़ दो, देखो आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। अगर आपको लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है चैप्टर, तो फिर आप करो ही करो उसको। ये है। मैंने जैसे कुछ चैप्टर थे जो छोड़ दिए थे पर्सनली। ओके, और वो कौन कौन से चैप्टर थे जो आपने स्किप कर दिए था? सर एक तो प्रोबेबिलिटी, जो मेरा मेंसुरेशन थोड़ा वीक है शुरू से, वो और मेरे आपने यही दो ये चैप्टर वीक्स थे। और आपने ये दिमाग में बिठा लिया होगा कि इन दो चैप्टर को छोड़ के मैं बाकियों पे प्रॉपर कमांड करूंगा। बाकी पे करूंगा फोकस। Right, ठीक है, ठीक है। प्रांशु, मॉक टेस्ट कितना इंपॉर्टेंट है? और एक स्टूडेंट अगर बिगनर लेवल से तैयारी कर रहा है तो उसके लिए मॉक टेस्ट की वैल्यू वो कैसे पहचाने? सब सब कहते हैं कि स्टार्टिंग से मॉक टेस्ट दो। मैं ये स्ट्रेटेजी मैं पर्सनली नहीं फील करता हूँ ऐसा। जब कोर्स हो जाए उसके बाद मॉक टेस्ट दो। आपका जो प्रेशर होता है कि यार मेरे नंबर नहीं आ रहा है, मेरे नंबर नहीं आ रहा है, वो तब तक नहीं आएंगे जब तक आपका कोर्स, मतलब जितना आपको लगता है आपने कर लिया, नहीं हो रहा है। अब आपने बिना कोर्स करे मॉक टेस्ट देना चालू कर दिए, पहली बात तो आपको सेल्फ डाउट होने लगेगा कि मेरे से हो ही नहीं रहा है। आपके नंबर आ रहे हैं मॉक टेस्ट में 40 42, आपको डाउन लगेगा, मैं डाउनफॉल हो रहा है। जब तक कोर्स नहीं लगता आपको हो जाता, आप ट्राई मत दो। मैंने मॉक टेस्ट पर्सनली तब चालू करा था, स्टार्ट लगाना, जब मेरे को लगा था कि अब मैं कर सकता हूँ। और एग्जाम से 2 महीने पहले हफ्ते में 3 दिन मॉक टेस्ट देने हैं। और महीने में कम से कम 2 से 3 मॉक टेस्ट मेंस के भी देने ही देने हैं। राइट, राइट, राइट। प्रांशु, प्री और मेंस दोनों अलग अलग एक क्राइटेरिया होता है। प्री जहां पे स्पीड ओरिएंटेड होता है, मेंस वहीं पे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बेस्ड होता है। लेकिन बहुत सारे बच्चों को प्री और मेंस का डिफरेंस नहीं पता चलता, स्पेशली जो फ्रेशर बच्चे होते हैं जो प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हैं। उनको लगता है कि जैसे आपने प्रीलिम्स पढ़ लिया है वैसे ही आप मेंस को भी क्वालिफाई कर लेंगे। और इसका नतीजा होता है कि बहुत सारे बच्चे मेंस शुरुआती में नहीं निकाल पाते हैं। की स्ट्रेटेजी मेंस की क्या थी प्रांशु? स्पेशली वो हाई लेवल क्वेश्चंस जो मैथ और रीजनिंग के पूछे जाते हैं, और जो बिगनर बच्चे हैं उनको आप क्या स्ट्रेटेजी जो है वो बताएंगे मेंस की? सर प्री में तो स्पीड का काम होता है पूरा, उसमें तो कुछ नहीं है, वो तो आपको करना ही पड़ेगा। मेंस में जब आप आते हैं तो आपको पहली बात तो एक दिमाग में ये बैठालना है कि आपको सब कुछ पेपर में आप नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि 50 से 50 फोड़ के आ जाओगे। मेंस में बेसिकली अगर आपको लगता है कि आप इस चैप्टर को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, ये चैप्टर स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, तो मेंस निकलता है आपका। मेंस में आपको एग्जाम ओरिएंटेड होना ही पड़ेगा। टाइम और स्पीड का तो वहां पे कॉन्सेप्ट ही नहीं है, वहां पे सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन करने हैं। और एक्यूरेसी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी मेंस के एग्जाम में। अगर आपकी एक्यूरेसी नहीं है, आप पीछे हो जाओगे मेंस में। ऐसा नहीं है 100 क्वेश्चन करके आ रहे हैं आपके 60 ही सही हैं, बाहर हो जाएंगे तुरंत। वही है। प्रांशु, फेल्योर एक ऐसा वर्ड है जो कोई सुनना नहीं चाहता। उसको लगता है कि घर से वो निकलेगा, वो सिग्नल ग्रीन उसके लिए ऑलरेडी होनी चाहिए। यूपीएससी की मैं प्रिपरेशन करना स्टार्ट करूं, फर्स्ट टाइम में ही आईएएस बन जाऊं। एसएससी मैंने शुरू किया, फर्स्ट टाइम में ही सीजीएल में बन जाऊं। ऐसा हर कोई सोचता है, लेकिन रियलिटी इसके विपरीत होती है। प्रकृति का नियम है, आज अगर गर्मी का मौसम है तो कल ठंडी का भी मौसम होगा। सो बहुत सारे बच्चे जो हैं इस रियलिटी को नहीं समझ पाते, और एक दो फेलियर जहां वो देखते हैं तो वो अंदर से हताश हो जाते हैं। उनको लगता है कि नहीं यार, मैंने इतना एफर्ट किया उसके बाद भी मेरा एग्जाम नहीं क्वालिफाई हुआ, मैं इस एग्जाम के लायक ही नहीं बना हूं, मुझे ये एग्जाम छोड़ छाड़ के कहीं प्राइवेट देखना चाहिए, कहीं मुझे कुछ और करना चाहिए। जबकि उनके अंदर वो पोटेंशियल होती है प्रांशु। तो मेरा सवाल ये है कि ऐसी सिचुएशन हमने और आपने भी देखी है।
आपने इस जी। सिचुएशन को कैसे टैकल किया प्रांशु, और जो बच्चे इन सिचुएशन में फंस जाते हैं उनको आप क्या मैसेज करेंगे? तो मेरे को पर्सनली ये लगता है कि फेलियर कोई ऐसा नहीं है कि कोई वर्ड है। फेलियर आपको तब लगता है कि आपके दिमाग में ये आता है कि मेरे पेरेंट्स क्या सोचेंगे, अब मेरा एग्जाम नहीं निकला। एक सबसे बड़ा प्रेशर आपके दिमाग में ये बनने लगता है कि घर वाले क्या सोचेंगे, कितने दिन से बैठा हुआ तैयारी कर रहा है, सोसाइटी क्या सोचेगी। जब तक ये फियर रहेगा आप नहीं कर पाओ। जब तक आपको ये फियर नहीं आ जाता कि मैं क्या कर रहा हूँ लाइफ में, तब तक नहीं होगा। और सेकेंडली, फेलियर तो एक लेडर होता है चढ़ने का। जब तक आप फेल नहीं होगे उठोगे ही नहीं। मैं भी फेल हुआ था, काफी बार हुआ हूँ। पर अब मेरा अभी आईबीपीएस का एलआईसी में जॉब कर रहा हूँ और मेरा एसबीआई क्लर्क मेंस वेटिंग में आ रहा है अभी भी। तो जब मिलेगा तो अच्छा ही मिलेगा, ये है मतलब। प्रांशु, एक अगला सवाल है कि क्रिटिसिज्म एक ऐसा वर्ड है जो हम हमेशा सुनते हैं। मतलब आपको ताने मारने वाले लोग जिंदगी के किसी भी फेज में कम नहीं होंगे। अगर आप स्कूल में हैं, कॉलेज में हैं, आप डिग्री कर रहे हैं, आप किसी पोस्ट में हैं, अरे सब कुछ छोड़ो यार, आप मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, आपकी आलोचना करने वाले लोग कभी नहीं कम होंगे। लेकिन जब आप स्टूडेंट लाइफ में ऐसी बातें सुनते हैं, मान लीजिए आप 6 महीने की तैयारी कर रहे हैं, किसी ने आपको बोल दिया कि अरे यार ये तो क्या ही कर रहे हैं, इनको इनकी शादी करवा दो, इनको आप प्राइवेट जॉब दिलवाओ, इनसे नहीं हो पाएगा। कुछ बच्चे बहुत हताश हो जाते हैं, उनको लगता है कि यार जी। इन्होंने ऐसा बोल क्या दिया। प्रांशु, ऐसी सिचुएशन आपने भी कभी ना कभी जरूर देखी होगी। कैसे आपने इन सिचुएशन को टैकल किया, और जो बच्चे ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हैं उनको आप क्या मैसेज करेंगे? मैसेज तो मैं यही करूंगा कि अपने आप को बूस्टअप रखो, सोसाइटी और किसी की मत सुनो। जॉब तुम करोगे आगे जाकर के, वो लोग नहीं करेंगे। खिला तुम उन्हें नहीं दोगे, खिला वो तुम्हें नहीं देंगे। सेकेंडली, और तुम अच्छा करोगे तो अपने ही लिए करोगे, अपने पेरेंट्स के लिए करोगे ज्यादा से ज्यादा, किसी और के लिए ना तुम कर रहे हो अच्छा, ना वो तुम्हारे लिए कर रहे हैं। तो यहाँ पे सेल्फिश बनना पड़ेगा, अपनी सोचनी पड़ेगी। और एक कान से सुनो, एक कान से निकालो। बुरी चीजों को सुन के निकाल दो, अच्छी चीजों को अब्जॉर्व कर लो। बस, बिल्कुल। सबसे बड़ा लेसन यही मिलेगा एक। नहीं नहीं, यही नियम ही है प्रांशु, और इसी को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि एट द एंड आप ही अपने जीवन के भाग्य विधाता है। जी। तो आप अगर दुनिया को सुनने बैठेंगे तो शायद अपनी ग्रोथ जो है वो कभी नहीं कर पाएंगे। और क्रिटिसाइज तो हमारे पीएम भी होते हैं, मोदी जी भी। जब प्रधानमंत्री जी हो सकते हैं क्रिटिसाइज, तो वी आर तो जस्ट लर्नर्स ना, हम तो लर्न कर रहे हैं, लर्निंग फेज में हैं। हाँ प्रांशु, जैसे अभी आपने कहा कि आप ऑलरेडी एलआईसी में पोस्टेड हैं, अभी आप एडीओ की ट्रेनिंग पे जो है वो चल रहे हैं। क्या एक्सपीरियंस रहा है अभी आपका एलआईसी के अंदर, और क्या आप जो है वो एडीओ के अंदर देख पा रहे हैं अपने आप को अभी करंट में? टिल नाउ इट्स अ गुड एक्सपीरियंस। जितना मैंने सुना था इसके बारे में, उससे काफी अच्छी जॉब है ये। ऐसा नहीं, क्रिटिसाइज तो वही बात हो गई, एलआईसी की एडीओ जॉब भी करी गई है। पर सो फार मेरे को नहीं लगता ऐसा कि कुछ है। मेहनत करने से नहीं भागना है। मेहनत इसमें है, इस जॉब में जहां मैं कर रहा हूँ प्रेजेंटली। पर जॉब अच्छी है। जॉब काफी अच्छी है वो, अगर आप उसको सही से करो तो। जो मेहनत करेगा वो अच्छा कर जाएगा इस जॉब में। एडीओ इज अ गुड जॉब, मैं सबको ये बताऊंगा। और अगर आप अच्छा करोगे तो आपका बहुत अच्छा इंसेंटिव भी आएगा आगे जा करके। इससे अच्छी जॉब नहीं है प्रेजेंट में, अगर आप एक गवर्नमेंट जॉब में आई भी चाहते हो तो। बाकी आप लोग तैयारी करो, क्लर्क की करो, पीओ की करो, इट्स अ गुड, वो भी अच्छी जॉब है। अपॉर्चुनिटी हर जगह पे अच्छी अच्छी है आज के टाइम पे। जैसे प्रांशु, हमने कई जगह, जैसे आपने कहा, क्रिटिसिज्म सुना है कि एडीओ में ऐसा वर्क प्रोफाइल है, ये चीजें हैं, ऐसी चीजें हैं। उस पे आपका यहाँ पे जो है वो कमेंट क्या होगा? रेडियो की जॉब प्रोफाइल तो सही में थोड़ी टफ है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि बहुत इजी है, आपने स्पून लिया, केक लिया, खा गए। ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपको केक भी खुद बनाना है, खाना भी खुद है। बट जब आप मेहनत करोगे तो आपको उसका फल बहुत अच्छा मिलेगा इस जॉब में। और 2-3 साल बाद सब लोग ये कहते हैं जो भी वहां पे पढ़ा रहे हैं, कि आप लोग राजा बाबू हो हमारे। यही हम लोग को सिखाया जाता है, आप लोग राजा बाबू हो इस इंडस्ट्री के, एलआईसी के। वो कहते हैं आप लोग हार्ड हो हमारा, आप लोग नहीं होगे तो एलआईसी नहीं है, एडीयूज अगर नहीं होंगे उस फील्ड में।
सेल्स हम लोग ही लेके जाते हैं वहां पे, जितनी भी होती है सब कुछ। राइट, 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 राइट। एंड हाँ, सेकेंडली स्केल 2 की जॉब है ये। राइट। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि गवर्नमेंट जॉब में सैलरी के साथ साथ अगर कोई इंसेंटिव बोनस भी देख रहा है ना, और अच्छे लेवल पे देख रहा है मेहनत के साथ साथ, तो वो फिर एडीओ से बेस्ट तो कुछ हो ही नहीं सकता है। कुछ कहीं। और और मैं अभी कल परसों ही प्रांशु से बात कर रहा था, मैंने आपको बताया भी था कि कुछ मेरे स्टूडेंट्स हैं जो ऑलरेडी पोस्टेड हैं, एंड दे आर सेइंग कि सर इससे बेस्ट और इससे यस। बेहतर कोई जॉब हो ही नहीं सकती है। तो वो डिपेंड करता है कि आपका माइंड मेकअप कैसा है, बट यस, एक लेवल पे अगर मैं कहूँ तो एडीओ जो है वो अपने आप में बहुत बेस्ट पोजीशन है। जी प्रांशु, 100। स्टडी रूटीन जो है वो बहुत सारे बच्चे नहीं समझ पाते हैं कि 2 घंटे पढ़ना है, 3 घंटे पढ़ना है, 4 घंटे पढ़ना है, अभी मैं क्लास कर रहा हूँ, रिवाइज कब करूँ, मॉक टेस्ट कब दूं, मॉक टेस्ट एनालिसिस कब करूँ, 24 घंटे में कितना टाइम मैं पढ़ने को दूं। तो सारे बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है। आपने अपना रूटीन कैसे मेंटेन किया हुआ था, और किस तरह से स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन मेंटेन करके आपने एग्जाम क्रैक किया? मेरा एक प्रॉपर रूटीन था। मैंने बना रखा था कि मुझे इतने बजे से सीए करना है, इतने बजे से एडिटोरियल करना है, कब आपकी क्लास देखनी है और कब मैथ्स की क्लास देखनी है। तो मैंने कुछ बना रखा था, एक रूटीन अपना सेट। अगर वो रूटीन बाय चांस ब्रेक होता था तो मैं अगले दिन उसको कवर करता ही करता था कैसे भी करके। आप जैसे क्लास आपकी, मैं कभी आज तक ऐसा नहीं हुआ कि मैंने आपकी कोई क्लास मिस करी हो। रिकॉर्डेड में मेरे पे अब भी होगा, सब रिकॉर्डेड देखी हुई है मैंने क्लासेस। कोई ऐसी क्लास नहीं है जिसपे एंड में जो लाल बटन होता है यूट्यूब पे बन के ना आए, कंप्लीटेड वाला। ये था, सब क्लासेस देखता था। तो अगर आप जिस टीचर को फॉलो कर रहे हो वो तो शिद्दत से पढ़ा ही रहे हैं, शिद्दत से आप भी पढ़ो। राइट। और रूटीन बेसिकली ऐसे, चार लोग से पूछेंगे, चार लोग अलग बताएंगे रूटीन। रूटीन आपको अपने हिसाब से खुद बनाना पड़ेगा कि कितनी स्टडी करनी है, कब करनी है। मेरा जैसे एफिशिएंसी थी कि मैं 8 घंटे पढ़ सकता हूँ, 10 घंटे पढ़ सकता हूँ। कुछ बच्चों की होगी 6 घंटे में अच्छा कर लेंगे गैस। जितनी आपकी एफिशिएंसी है उस हिसाब से पढ़ाई करिए, मतलब यही है सबसे बड़ा। किसी के प्रांशु, प्रेशर में नहीं पढ़ना है हाँ मतलब हमें जो कि है वो खुद के रूटीन को फॉलो करना है। पेरेंट्स आ रहे हैं, चेक करने आ रहे हैं, बच्चा पढ़ रहा है हमारा, हाँ भाई किताब लेके बैठ गए, देखो दिखा रहा है, ऐसे नहीं हो पाएगा। बस ये है बेसिकली। नहीं, बिल्कुल ये रूटीन जरूर फॉलो करना चाहिए, और जैसा प्रांशु ने कहा कि दिखाना नहीं है किसी को, अपने लिए हम्म। करना है, क्योंकि आपको अपनी लाइफ जो है वो सेट करनी है। प्रांशु, बीइंग अ टीचर, मेरे पास स्टूडेंट्स के अलग अलग मैसेज आते हैं, जिसमें एक हमेशा कॉमन मैसेज मैंने पढ़ा है कि सर मेरा पढ़ने का मन नहीं कर रहा है। और फिर आप पूछो उनसे कि क्यों नहीं मन कर रहा है, तो चलो कुछ तो जेन्युइन रीजन होता है, कुछ लोगों का होता है बस सर पता नहीं क्यों बस मन नहीं कर रहा है सर, थोड़ा सा कुछ ऐसा बता दीजिए कि आदमी मोटिवेशन ले ले और फिर से पढ़ना स्टार्ट कर दे। अब जब बीइंग अ टीचर प्रांशु, चलिए एक बार तो आपने बता दिया, 2 बार आपने बता दिया, आप हर बार तो एक्सटर्नल मोटिवेशन नहीं दे सकते ना। तो वो जो ये सवाल है प्रांशु की पढ़ने का मन नहीं करता, इसको आप कैसे एलिब्रेट करेंगे? और वो बच्चे जो ऐसे जेन्युइन इनके सवाल जो आते हैं, इनका आपका आंसर क्या होगा? सर, जब मेरा पढ़ने का मन नहीं करता था, मैं पुराने बच्चों के इंटरव्यूज देखता था जो सिलेक्टेड हैं ऑलरेडी। तो उनका जब इंटरव्यू देखता था तो मेरे को लगता था कि अबे यार, और सबसे बड़ा मोटिवेशन है मेरे दोस्त जो हैं वो प्राइवेट जॉब कर रहे हैं। तो मेरे को ये लगता था कि वो लोग भी तो जॉब कर रहे होंगे, मेरा मन नहीं लग रहा है, वो तो जबरदस्ती कर रहे हैं जॉब, कॉर्पोरेट में तो करनी ही करनी है उन लोगों को जॉब, मेरे जो साथ के हैं। तो उनका भी तो मन नहीं लगेगा तो वो जॉब छोड़ के थोड़ी बैठ जाएंगे, घर पे बैठ गए आज मेरा मन नहीं है यार, ऑफिस नहीं जा रहा है। ऐसे नहीं होगा। ये समझ के चलो कि ये आपको एक काम है कि आपको करना ही करना है पढ़ाई। इसको बोझ की तरह मत करना पर कभी। ये सोच के चलो कि मैं आज पढ़ रहा हूँ, मुझे आगे जाके बहुत मोटा पैसा मिलेगा, आगे चल करके मैं कमाऊंगा, पैसा मिलेगा। सब सब पैसे के लिए हो रहा है। सब कुछ पैसे और पेट के लिए कर रहे हैं ना। जॉब भी हमें क्यों चाहिए? एक हमारी सोसाइटी में रिकॉग्निशन हो जाए, अच्छा पैसा आ जाए हाथ में। मोटिवेशन का सबसे बड़ा मैंने जो बताया यही है कि आप इंटरव्यू देख सकते हैं पुराने बच्चों के। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। प्रांशु, कितना परिवर्तन आया जब एलआईसी एडीओ में पता चला कि आपका सिलेक्शन हो गया, जब पता चला कि आपका आईबीपीएस क्लर्क में सिलेक्शन हो गया, कितना एक आपकी लाइफ में कितना चेंजेस आपने देखे?
लोगों के बिहेवियर में कितना डिफरेंसेस आपने देखा, माता पिता की खुशी आपने कैसे, उसको जरूर आप अपने शब्दों में जरूर बयां करिए। सर एक तो सोसाइटी में रिकॉग्निशन मिलना चालू हो गया था कि ये देखो एलआईसी वाले आ गए भाई, और इनका लड़का लग गया है। फिर एक नेचर में ये चेंज आता है, जब भी आप किसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ते हो तो आप लोगों को देखते हो जहाँ जो वहाँ पे एम्प्लॉयज हैं कि ये लोग कैसे रह रहे हैं, द वे दे आर ड्रेसिंग, द वे दे आर टॉकिंग। सो यू आर लाइक कि हम भी ऐसा करेंगे, हमें भी अच्छा रिकग्निशन मिलेगा, हम लोग भी ड्रेस अच्छा करते हैं अब। और फिर पेरेंट्स का ये था, जब मेरा एडीओ में हुआ था तो दे वर हैप्पी, बट मेरा एलआईसी गोल नहीं था, शुरू से मेरा बैंकिंग का ही गोल था। जब मेरा बैंकिंग का रिजल्ट आया दे वर मोर हैप्पी। सो यार देवर अब भी खुश है, वो लोग काफी खुश रहते हैं। मतलब ये नहीं है कि हाँ कोई पापा ही कहते हैं बच्चा अपने पैर पे खड़ा हो गया, हमें इससे अच्छा ज्यादा क्या चाहिए, अब दो मतलब दोनों बच्चे खड़े हैं ऐसे। उनके लिए सबसे बड़ी खुशी यही है इस टाइम पे। और समाज में आपने कितना लोगों का परसेप्शन चेंज देखा प्रांशु, जो कभी कहते होंगे शायद आपको कि यार से ये तैयारी कर रहे हैं, इनका क्या ही होगा, या से इनका तो हमें नहीं लगता कि हो जाएगा, क्योंकि जब आप स्ट्रगल दौर में होते हो तो अलग अलग लोग अलग अलग तरह के व्यंग जो है वो कसते हैं। अपना डिफरेंसेस आपने लोगों के परसेप्शन में देखा जब आपके लिए चीजें 360 चेंज हो गई, आपका सिलेक्शन हो गया है ना, तो ये कितना परिवर्तन आप जो है वो महसूस कर पाए लोगों का। सर मिक्स रिएक्शन आते हैं कि लग गया अच्छी बात है, पहले कहते थे लग नहीं रहा है कुछ करेगा नहीं। कब तक पढ़ाई करेगा भाई, कब तक पढ़ता रहेगा। सबसे बड़ा सवाल ये आता था एमबीए कर लो, क्यों बैठे हो, एमबीए की भी तो एज निकल रही है तुम्हारी। अब तुम 25 के हो जाओगे, मतलब मैं 25 का होऊंगा, तो अब तुम एमबीए कर लो, क्यों बैठे हुए हो, प्राइवेट जॉब की तरफ रुझान मारो अपना। फिर एक सोसाइटी में रिकॉग्निशन मिलती है गवर्नमेंट वाले इंसान को, हमेशा मिलती है। अगर आप गवर्नमेंट फील्ड से हो तो आपको मिलेगी। सब लोग जानते हैं कि आप एक गवर्नमेंट बंदा आ रहा है यहाँ पे। तो रिकॉग्निशन तो इज अ बिग डील, तुम्हें मिलेगी ही मिलेगी। अगर आप किसी भी फील्ड में जा रहे हो, आप रिकॉग्निशन मिलेगी सोसाइटी में, आपको 100% मिलेगी। अच्छा लगेगा आपको, कहीं भी आप 4 लोग के बीच बैठे होगे, आप बता सकते हो कि मैं इस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट हूँ, आप उसको रिप्रेजेंट कर रहे हो ऑर्गेनाइजेशन को उस टाइम पे। चलिए, वाकई प्रांशु से आज मैंने जितने सवाल पूछे हैं, जितने एक स्टूडेंट्स की क्वेरीज हो सकती थी, उन सभी का बहुत ही बेबाकी से आप प्रांशु ने आंसर किया है। प्रांशु, एक फाइनल सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा। इस समय बहुत सारे स्टूडेंट्स हमें देख रहे होंगे, ऐसे वो कौन से मंत्रास जो प्रांशु को पता चल गया तैयारी करते करते कि देखो यार, ये तरीका अपनाओ, ऐसे करो, हो जाएगा, ऐसे बिल्कुल मत करना, ऐसे तो बिल्कुल ही मत करना, इस तरीके से चलो, तुम्हारा भी सिलेक्शन कम से कम समय में हो जाएगा। अंशु। सबसे पहली चीज है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी ब्रेक करनी ही नहीं है आप लोगों को, किसी को भी। अगर अर्पित सर पढ़ा रहे हैं, उनका 10 बजे सेशन है, तो आप भले ही 10 बजे ना पहुंचो, पर लेकिन वो सेशन आपको उसी दिन अटेंड करना है किसी भी हाल में। सेम विद मैथ्स, जीए, रीजनिंग, इंग्लिश। जो सेशन आपने लिख रखा है उसे करना ही करना है, कोई भी ब्रेक नहीं देना उसको। सेकेंडली, अपने आप को बूस्टअप रखना जरूरी है इस फील्ड में। अगर आप थोड़ा सा भी डिमोटिवेटेड हो गए तो आपकी पढ़ाई छूटेगी ही छूटेगी। कि आज मैं ये कर लेता हूँ, इधर घूम लेता हूँ, घूमो। एक दिन निकाल के घूम सकते हो, ऐसा नहीं कि ये बाउंडेशन लग गई है कि आप कुछ कर नहीं सकते हो। पर लेकिन पढ़ाई को टाइम प्रॉपर देना पड़ेगा। कुछ दिन की बात है, दे लो, हो जाएगा, सब कुछ अच्छा होगा आगे जा करके। बाकी ऐसा कोई नहीं है कि ये बहुत ही हार्ड चीज हो गई है कि बैंक का एग्जाम निकालना बहुत टफ है। अब मेरे को लग रहा है कि ऐसा नहीं है, बहुत टफ नहीं है। अच्छा गाइडेंस लो, हो जाएगा। कोई मतलब इट्स नॉट टफ। क्लर्क तो इज बेसिकली नॉट टफ, पीओ तो मैं बोल सकता हूँ, बट बेसिकली क्लर्क इज नॉट दैट मच टफ। बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रांशु, बहुत मजा आया आपसे बात करके। एंड सबसे पहले आपको आपकी सफलता के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रांशु। थैंक यू सर। और हम ये जानते हैं कि अभी आपकी ये आखिरी जर्नी नहीं होने वाली है, इसके आगे भी आपने अपने कई टारगेट आगे सेट किए होंगे, जी, तो उन सभी चीजों के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं एडवांस में प्रांशु। थैंक यू सर। सो ये थे प्रांशु, जिनकी सक्सेस स्टोरी हमने समझी, और मैं आपको जरूर कहूंगा कि जितनी बातें प्रांशु ने हमें बताई
अगर आप 1% भी उसे फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपको अपने प्रिपरेशन में बहुत सारे चेंजेस जो है वो मिलेंगे। आई होप आपको ये सेशन बहुत अच्छे से पसंद आया होगा। कहीं कोई क्वेरीज होती है वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी बात जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए सेशन को इतना ही रखते हैं। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच। जय हिंद।